नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग हिंदी के टॉप क्वेश्चन टेस्ट सीरीज 4 को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। थ्री डाली जा चुकी हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके देखें, वहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों, मैला आंचल। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैला आंचल कई बार पूछा गया है। मैला आंचल किसकी रचना है? तो याद रखें दोस्तों, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु। विकल्प नंबर 4 घ सही है दोस्तों, फणीश्वरनाथ रेणु चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इनके महत्वपूर्ण रचनाएं आप पढ़ें दोस्तों। फणीश्वरनाथ रेणु ने महत्वपूर्ण उपन्यास और कहानियां लिखी हुई है दोस्तों, तो आप उपन्यास देखें। इनका पहला उपन्यास आप याद रखें साथियों, मैला आंचल। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैला आंचल। प्रति, कई बार प्रति पूछा गया है दोस्तों। परिकथा, दीर्घतमा, जुलूस, पलटू बाबू। याद रखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलूस, पलटू बाबू, रोड इसमें हो जाएगा। तीसरी कसम, मेरे मारे गए गुलफाम की कहानी। याद रखें दोस्तों, तीसरी कसम, कसम मारे गए गुलफाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इनके उपन्यास दोस्तों। इन पे लगातार क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा। मैला आंचल, प्रति, परिकथा, दीर्घतमा, जुलूस, पलटू बाबू, रोड और तीसरी कसम, इनके इतने उपन्यास हैं। कहानियाँ अगर आप याद रखें साथियों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं, जैसे ठुमरी हो गया, आदिम रात्रि की महक हो गया, अग्निखोर हो गया, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी, लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम जरूर याद रखें दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जामों में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे फणीश्वरनाथ रेणु के जो रचित हैं दोस्तों उपन्यास और कहानियाँ। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अंत तक बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 2 दोस्तों, संयुक्त स्वर नहीं है। तो याद रखें साथियों, संयुक्त स्वर नहीं है तो ओ, ए, औ और उ। विकल्प नंबर घ इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। चौथा विकल्प उ संयुक्त स्वर नहीं है। आप संयुक्त स्वर के बारे में भी देखें दोस्तों। पहला संयुक्त स्वर होता है ए। याद रखें साथियों, ए का किन किन शब्दों से जुड़ा है, बना है दोस्तों? तो याद रखें, आ और प्लस ई, आ और ई मिलके ए बना है दोस्तों। और दूसरा है दोस्तों, याद रखें, ओ किससे बना है दोस्तों? तो आ प्लस उ से मिलकर ओ बना है। और आ, आप याद रखें साथियों, अगला अगर आप देखें तो अगला कौन सा हो जाएगा? आय। ए और आय, ओ और आओ, ये संयुक्त स्वर होते हैं साथियों। आय हो जाएगा, आ और ए, ये दोनों मिलके आय बनते हैं साथियों। और आओ के बारे में अगर आप देखें दोस्तों, तो आओ बनता है आ प्लस ओ। याद रखें साथियों, आ और ओ मिलके आओ बनते हैं। तो ये महत्वपूर्ण संयुक्त स्वर हो गए दोस्तों। व्यंजन में 4 संयुक्त स्वर होते हैं और उसी तरह से स्वर में भी 4 संयुक्त स्वर होते हैं। तो महत्वपूर्ण हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। संयुक्त स्वरों की संख्या अगर आप पढ़ लें दोस्तों, महत्वपूर्ण अंतस्थ व्यंजन, या, व, रा, ला, ये 4 अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों। ऊष्म व्यंजन अगर आप देखते हैं साथियों, सा, खा, सा, हा, ये ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। संयुक्त व्यंजन की अगर बात किया जाए दोस्तों व्यंजन में, तो छत, रंग, ज्ञा और स्रा, इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने अच्छे से पढ़ाया है। आप उन वीडियो को देखें दोस्तों, अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं। संयुक्त स्वर को अगर देखें साथियों, तो ए, आए और ओ, आओ, ये संयुक्त स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या 4 संयुक्त स्वर हैं। ये महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों, इनको याद रखें, एग्जाम में इन पे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। प्रश्न नंबर 3 याद रखें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अघोष व्यंजन है? याद रखें साथियों, अघोष और घोष की बात यहाँ पर हो रही है, तो इस पे हम लोग पढ़ लेते हैं। अघोष, इसमें विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरे वाले में विकल्प सही हो जाएगा दा इसमें घा, दा नहीं है अघोष व्यंजन। अब आगे इन पे इंपॉर्टेंट देखेंगे तो अघोष और घोष आपको समझ में आ जाएगा साथियों। अघोष के बारे में भी आप ध्यान दें दोस्तों। संयुक्त व्यंजन याद रख लें, छत, रंग, ज्ञा और सरा संयुक्त व्यंजन है दोस्तों। अनुस्वर
अन होता है और विसर्ग याद रखें दोस्तों आहा विसर्ग होता है। संघर्षी 3 सा जो है उन्हें संघर्षी कहा जाता है दोस्तों। शा 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 सा शा खा ये संयुक्त व्यंजन संघर्षी कहे जाते हैं दोस्तों। अघोष की बात किया जाए तो आप कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स याद रखें दोस्तों। अघोष 12 और घोष 345 आप याद रखें दोस्तों। कैसे याद करना, जैसे क ख ग घा और अंगा, तो इसमें पहला और दूसरा जो इसमें शब्द है दोस्तों ये शब्द 12 अघोष कहे जाएंगे और ये 345 इसमें 12 हो जाएगा और ये 345 हो जाएगा। इनको अघोष और घोष कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले वाले वीडियो में हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में भी जानेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें अघोष और घोष को आप बहुत ध्यान से देखिए। 12 पहला और दूसरा और तीसरा चौथा और पांचवा मिलके घोष बन जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखें 4 है। निम्नलिखित में से याद रखें साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। याद रखें साथियों, विकल्प देखें कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। आप देखें पहला है दोस्तों लड़कपन, इसमें है। मित्रता इसमें भी है। सजावट इसमें भी है। और लिखना दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा चौथा विकल्प लिखना। लिखना इसमें क्रिया है, तो आप याद रखें दोस्तों ये भाववाचक संज्ञा कई चीज़ों से बनती है। तो पहला नंबर है दोस्तों कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है दोस्तों। जैसे आप ध्यान दें शिव का, याद रखें दोस्तों शिव से एक शिवत्व बन जाता है दोस्तों। इस बात को भी आप याद रखें, शिव से शिवत्व बन जाता है। और इसमें एक उदाहरण और देख लें दोस्तों, जैसे गांधी, याद रखें साथियों गांधी से अगर भाववाचक संज्ञा आप बनाएंगे साथियों तो गांधीवाद हो जाएगा। गांधी से गांधीवाद भाववाचक संज्ञा बन जाती है। इस बात को भी आप याद रखें साथियों। अगला अगर हम लोग देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से भी क्या कहते हैं भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। तो आप याद रखें दोस्तों जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे लड़का, याद रखें उदाहरण जैसे दोस्तों लड़का आप जानते हैं जातिवाचक संज्ञा है, इससे लड़कपन हो जाता है। लड़कपन लड़के से लड़कपन बन जाता है। और अगर आप देखेंगे दोस्तों तो जैसे मित्र से बना हुआ है मित्रता, मित्र भी एक जातिवाचक संज्ञा है, इससे मित्रता बनी हुई है। ये मित्र से भाववाचक संज्ञा मित्रता बनी हुई है। इस बात को भी आप याद रखें दोस्तों। मानव जैसे होता है, याद रखें साथियों मानव से मानवता बन जाती है। तो ये प्रमुख जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बनी हुई है। सर्वनाम से भी याद रखें दोस्तों, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। सर्वनाम जैसे आप याद रखें साथियों, सर्वनाम में जैसे अपना है, अपना जैसे आप याद रखें साथियों अपना एक निजवाचक सर्वनाम होता है। इस बात को भी आप याद रखें दोस्तों, ये निजवाचक सर्वनाम होता है। अपना से अपनापन जैसे आप लिखते हैं साथियों अपनापन में आप याद रखें दोस्तों भाववाचक संज्ञा हो जाती है। और इम्पोर्टेंट उदाहरण अगर आप देखें जैसे मम से ममता हो जाती है, अहंग से अहंकार हो जाता है। ये सभी भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती है साथियों। ये सारी चीज़ें आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखें। क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ध्यान से वीडियो देखिए साथियों। क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा कैसे बनेंगी, तो जैसे सजाना है, जैसे दोस्तों अगर सजाना से बनाना है आपको तो सजावट अगर आप लिखते हैं दोस्तों तो सजावट एक भाववाचक संज्ञा बन जाती है सजावट। और जैसे दौड़ना है, याद रखें दोस्तों दौड़ना से अगर आप बनाएंगे तो दौड़ना से अगर दौड़, याद रखें साथियों दौड़ एक भाववाचक संज्ञा है, ना कि दौड़ एक क्रिया है। इस बात को भी आप बहुत ध्यान से समझें दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए इसमें बताया जा रहा है। चढ़ना जैसे होता है दोस्तों, चढ़ने का चढ़ाई हो जाता है भाववाचक संज्ञा। अवयव याद रखें साथियों, भाववाचक संज्ञा अवयव से भी बनता है। जब अवयव से कुछ होते हैं उनसे कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनसे भाववाचक संज्ञा बन सकती है दोस्तों। जैसे आप ध्यान दें दोस्तों सम एक अवयव है, इससे समता बन जाती है। समता भी एक भाववाचक संज्ञा है, याद रखें साथियों। दूर जैसे होता है, दूर से जैसे दूरी भी एक भाववाचक संज्ञा है। इस बात को भी आप याद रखें साथियों। अगला हम लोग देखते हैं, एक होता है विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है साथियों। इस बात को भी आप याद रखें, विशेषण से भी भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा कितनी चीज़ों से बनाई जाती है हमने आपको उदाहरण और उनके बारे में भी बता रहे हैं दोस्तों। जैसे विशेषण में
याद रखें, जैसे भोला है दोस्तों, भोला से क्या बन जाएगा, आप ध्यान दें, जैसे भोलापन कहा जाता है, तो भोलापन जब आप लोग पढ़ते हैं तो ये भी एक भाववाचक संज्ञा हो जाती है। और नम्र से याद रखें साथियों, एक नम्र होता है, नम्र से हम लोग नम्रता पढ़ते हैं, ये भी एक भाववाचक संज्ञा होती है। तो आप याद रखें साथियों, भाववाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी बनती है, जातिवाचक संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से भी बनता है, क्रिया से बनती है, अव्यय से बनता है, विशेषण से बनता है। तो इसमें अगर आपको बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन दोस्तों, इनसे आप अपनी गलती नहीं कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम जैसे क्वेश्चन इसमें लाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम पुरुष का सर्वनाम नहीं है, बहुत ही टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखें। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 होते हैं दोस्तों, आप याद रखें, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 होते हैं, उनमें से ये मध्यम पुरुष पूछा गया है, तो आप याद रखें साथियों, मध्यम पुरुष कौन सा इसमें नहीं है, तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा हम दोस्तों, विकल्प नंबर 4 इसमें सही है, हम इसमें मध्यम पुरुष नहीं है। तुम, तू और आप, याद रखें साथियों, ये मध्यम पुरुष है। इसमें और इम्पोर्टेंट बातें आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आ जाएंगी दोस्तों, याद रखें, ये पढ़ें दोस्तों, दिया गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, याद रखें साथियों। सर्वनाम वैसे तो 6 प्रकार का होता है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम जो पहला वाला सर्वनाम होता है उसमें 3 भेद होते हैं, आप याद रखें साथियों। पहला है उत्तम पुरुष, याद रखें, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब प्रश्न ये उठता है कि उत्तम पुरुष एकल पुरुष में कौन कौन से आते हैं, तो मैं और हम, याद रखें साथियों, मैं और हम उत्तम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप ये आप निजवाचक सर्वनाम है दोस्तों, आप निजवाचक सर्वनाम में भी आता है, और मध्यम पुरुष में भी तू, तुम और आप। अन्य पुरुष अगर आप देखते हैं साथियों तो वह और वे, ये अन्य पुरुष में आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको याद रखें साथियों, एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जा सकती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगला प्रश्न आप देखें दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है, ध्यान से पढ़िए दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया इसमें पूछा गया है। तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया आप ध्यान दीजिए, मोहन ने बच्चों को रुलाया, तो इसमें क्रिया है दोस्तों रुलाया। अगर विनय ने पुस्तक पढ़ रहा है दोस्तों, पढ़ रहा है, और अगर मैंने अपनी पुस्तक पढ़ लिखी है, और राम ने श्याम को, दोनों मित्र हैं, तो इसमें विकल्प नंबर का सही हो जाएगा दोस्तों। 6वें वाले में पहला है रुलाया। तो अगर प्रेरणार्थक क्रिया जैसे लिखवाना दोस्तों, रुलाना हो जाता है, खिलवाना हो जाता है, दौड़ाना हो जाता है, ये सारे जैसे शब्द आए एक दूसरे, आप इसमें क्रिया कर्ता अपना काम ना करके किसी दूसरे का काम करवा रहा होता है दोस्तों, तो उसी में प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे लिखवाना, अगर आप लिखवाना की विषय आप एक उदाहरण पढ़ें दोस्तों, जैसे एक उदाहरण है दोस्तों, जैसे लिखवाना, तो लिखवाना का मतलब आप समझ ही रहे हैं दोस्तों, कर्ता अपना काम नहीं कर रहा है, वो दूसरों से ये बातें लिखवा रहा है। बुलवाना जैसे होता है दोस्तों, बुलवाना, लिखवाना, ये सारी चीज़ें प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर लगातार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों। चलिए अगला विकल्प हम लोग, इसमें इंपॉर्टेंट बातें, आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों पढ़ लेने, दिया गया है, जैसे करना का करवाना, लिखना का लिखवाना, खाना का खिलाना और हंसना का हंसाना, ये सभी प्रेरणार्थक क्रिया हैं। इन बातों को भी आप याद रखें साथियों। अगला विकल्प हम लोग अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम, पूरा एग्जाम टॉपिक क्वेश्चन बनाया गया है दोस्तों, पृथ्वीराज पांडे की बुक से है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो आपको मिलती रहे और आपके आने वाले एग्जाम के लिए सबर सुपर हो। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। तो याद रखें दोस्तों, इसमें विकल्प सही हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति को अपना काम स्वयं करना चाहिए, और श्याम ने मुझे थोड़ा, याद रखें दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति, इसमें प्रत्येक व्यक्ति में कौन सा विशेषण लगा हुआ है, तो प्रत्येक बोधक विशेषण लगा है। याद रखें दोस्तों, प्रत्येक बोधक विशेषण इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन सर्वनामिक और संकेतवाचक विशेषण की बात किया है साथियों। अब श्याम ने मुझे थोड़ा दूध दिया, थोड़ा अगर देखेंगे दोस्तों तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण लगा है, आप इस बात का भी याद रखें साथियों, इसमें परिमाणवाचक विशेषण लगा है। राम ने उसे भला बुरा कहा, याद रखें साथियों, भला बुरा कहा,
रहा तो पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक विशेषण इसमें लगा है दोस्तों, इस बात को भी याद रखो। और नीचे वाला अगर आप देखे चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा साथियों कि यह लड़का हमारे विश्वविद्यालय का है। अब यह जो होता है, यह और वह याद रखे सब, तो जहाँ पे भी यह और वह की बात आए वहाँ हर जगह आप याद रखें सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण होता है दोस्तों। अगले हम इसमें इंपॉर्टेंट बातें भी ध्यान देते हैं दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक और संकेतवाचक विशेषण, 4 प्रकार के ये विशेषण यहाँ पर महत्वपूर्ण बनते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तत्सम और तत्सम पर हर बार क्वेश्चन एग्जामों में पूछ लेता है, तो आप याद रखें दोस्तों, तत्सम और तद्भव में निम्नलिखित में से किस शब्द में तत्सम है। याद रखें साथियों, तत्सम क्या पूछा है तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 8वें में सही हो जाएगा, विकल्प नंबर खा, चौथा विकल्प चंद्र इसमें दोस्तों तत्सम है। आप याद रखें साथियों, इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर घर घर दोस्तों तद्भव है और तद्भव घर का आप याद रखें दोस्तों तो क्या हो जाता है, गृह। याद रखें साथियों, गृह, घर का गृह हो जाता है। घोड़े का याद रखें साथियों तो घोड़े का हो जाता है घोटक। याद रखें दोस्त साथियों, घोटक तत्सम हो जाएगा। चोंच का अगर आप याद रखें दोस्तों तो चंचू, चंचू इसका चोच का हो जाता है। और चंद्र का अगर आप याद रखें तद्भव, ये तत्सम शब्द है, चंद्र का अगर तद्भव याद रखें दोस्तों तो चंद्र हो जाता है, चंद्र का चांद बन जाता है, ये चांद दोस्तों तद्भव है और चंद्र तत्सम है, इस बात को भी आप याद रखें। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया है इसीलिए हमने इस वीडियो में डाला है। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बंदर का पर्यायवाची नहीं है। याद रखें साथियों, बंदर का पर्यायवाची इसमें कौन नहीं है। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए दोस्तों ताकि सही चीज़ पता चले, नहीं तो आप आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें आंसर आपको करने में बहुत ही समस्या हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ते हैं, बंदर का पर्यायवाची 9 वाले में नहीं है, तो याद रखें हरी, खा में कपी और गा में कीस और घा में आसीन, तो इसमें विकल्प नंबर चौथा आसीन इसमें इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसके इंपॉर्टेंट बातें अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द आप समझ आएंगे दोस्तों। आप याद रखें, देखें बंदर का अगर आप देखेंगे पर्यायवाची दोस्तों तो कौन कौन सा हो जाएगा, जैसे कपी हो जाएगा, वानर हो जाएगा, कपीस है, हरी है, शाखा मृग है, मरकट है और क्रीस है। याद रखें दोस्तों, ये मरकट है, तो मरकट और कीस ये महत्वपूर्ण बंदर के पर्यायवाची हैं। और अगर बिजली की पर्यायवाची हम लोग देखें साथियों तो बिजली में विद्युत है, चपला है, चंचला है, सौदामिनी है, तड़ित है, दामिनी है, चंपा है, आसीन है, धनवल्ली है, क्षणप्रभा है और कांचनवल्ली है। ये महत्वपूर्ण बिजली के पर्यायवाची हैं साथियों। याद रखें, बिजली का विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी एक बार पूछा गया, बहुत टॉप इंपॉर्टेंट है, सौदामिनी पूछा गया है दोस्तों। याद रखें, पेट के किसी एग्जामों में सौदामिनी आया था दोस्तों। तड़ित याद रखें, दामिनी, चंपा, आसीन, धनवल्ली, क्षणप्रभा और कांचनवल्ली, ये महत्वपूर्ण बिजली के पर्यायवाची हैं दोस्तों, याद रखें। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट बातें हम लोग जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगली बात प्रश्न नंबर 10 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, इस पे लगातार क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। याद रखें, तो इसमें विकल्प में 10 में कौन सा, अधम का उत्तम, श्रेष्ठ और महान, याद रखें साथियों सही है। अवनी का याद रखें दोस्तों, अवनी का अंबर होता है, अवनी मतलब होता है दोस्तों पृथ्वी, अंबर मतलब होता है आकाश, तो आप इसको भी याद रखें। वन और विपिन याद रखें, यही विकल्प इसमें गलत है दोस्तों, अवर और प्रवर इसमें भी सही है, तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ये घा वाला विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, ये तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। घा, वन और विपिन एक दूसरे के पर्यायवाची है, इस बात को भी आप याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ किसे कहा जाता है। याद रखें साथियों, ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ को क्या कहा जाता है, तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा 11वें वाले में विकल्प नंबर
तीसरा उच्छिप्त, याद रखें दोस्तों, उच्चतम हासिल करने वाले को उच्चतम, जब सबसे उच्चतम हासिल कर लेता है, ऊपर हासिल हो तो उच्चतम कहा जाता है। और उभयचर दोस्तों ध्यान दें, जो जल और थल दोनों में रहे, याद रखें दोस्तों, जल और थल में जो दोनों में रहे उसी को उभयचर कहा जाता है। और अगर हम लोग ये ध्यान दें, तीसरा वाला इसमें विकल्प सही है दोस्तों, ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ को ही उच्छिप्त कहा जाता है। इस बात को भी आप याद रखें दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ये भी एक बार पूछा गया इसलिए क्वेश्चन इसमें डाला गया है, आप इसको भी याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। मुहावरा दिया गया है, मुहावरा दिया गया है अंगूठे पर मारना है, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है दोस्तों। अंगूठे पे मारना मुहावरे का अर्थ नहीं है, तो इसमें एक विकल्प गलत है। वह कौन सा है दोस्तों? भाव न देना, किसी को कुछ न समझना और परवाह न करना, इंतजार करना। विकल्प नंबर तीसरा है दोस्तों, सही हो गलत हो सही हो जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है इंतजार न करना, बाकी आप देखेंगे तो भाव न देना और किसी को न समझना और परवाह न करना, ये तीनों के एक ही अर्थ निकल रहे हैं दोस्तों। विकल्प नंबर तीसरा इसमें सही हो जाएगा। आगे हम लोग अंगूठे पर मारना, यही मेन मुहावरा है, याद रखें साथियों। ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। आने वाले प्रत्येक एग्जाम में हिंदी की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी दोस्तों। आगे हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं, उसका भविष्य है डाट डाट में कौन सा भरा जाएगा दोस्तों, याद रखें। तो का में देखें कौन इसमें सही है, आप ध्यान दे दोस्तों, ध्यान से बातें समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। उज्ज्वल पहला वाला गलत है दोस्तों, उज्ज्वल ये भी गलत है, चौथा वाला ये भी गलत है। विकल्प नंबर तीसरा 13 में सही हो जाएगा दोस्तों, उज्ज्वल सही है। इसमें आप याद रखें साथियों, उज्ज्वल में कई बार पूछा जाता है, ऊ डबल जा आधे में रहता है दोस्तों, जा आधे में रहता है, उसके बाद वा और उल्ला होता है, आप याद रखें। दो जा आधे में इसमें प्रयोग होता है एक साथ, इस बात को याद रखें। उज्ज्वल ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्नलिखित में से किसमें गुण संधि है। संधि के बारे में आज हम लोग इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं दोस्तों। गुण संधि की बात ये पूछा है, आप याद रखिए साथियों। पहला आप देखिए पुस्तकालय, पुस्तकालय में कौन सी शब्दी हो जाएगी, आप ध्यान से पढ़ें दोस्तों। तो पुस्तकालय में संधि हो जाएगी, पुस्तकालय में दीर्घ संधि है, याद रखें साथियों। पुस्तक याद रखें कौन सा इसका अर्थ हो जाएगा, पुस्तक धन आलय, याद रखें साथियों, पुस्तक धन आलय। मतलब इसमें आ और आ बड़ा आ मिल के कौन सा बन जा रहा है, आ बड़ा आ बन जा रहा है, इसलिए पुस्तकालय हो जाएगा। अब दीर्घ संधि आप ध्यान दें, दीर्घ संधि के कुछ महत्वपूर्ण रूल्स आप याद कर लें दोस्तों। आप एक आ याद रखें दोस्तों, छोटा आ और छोटा आ ये मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा आ, याद रखें साथियों, बड़ा आ। और आप देखें आ और बड़ा आ अगर मिलेगा तब भी आप ध्यान दें बड़ा आ बन जाएगा दोस्तों। अब जब आ बड़ा आ और आ मिलेगा तब भी बड़ा आ मिल जाएगा, और आ बड़ा आ और प्लस बड़ा आ दोनों अगर मिलेंगे दोस्तों तब भी आ बड़ा आ ही बनेगा। जब बड़ा आ, अब इसमें याद रखें साथियों, इसी तरह से ई में भी यही प्रक्रिया होती है, उसमें बड़ा ई बन जाता है। ऊ में वही प्रक्रिया होती है दोस्तों, बड़ा ऊ बन जाता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि री देखें, ध्यान दें दोस्तों, दीर्घ संधि में री का री और री मिलके आप याद रखें दोस्तों, री और मिलके री बड़ा री बन जाता है, री ही बन जाता है। तो इसका एक उदाहरण आप याद रखें साथियों, री का याद रखें जिसमें दीर्घ संधि होता है। तो मातृ याद रखें दोस्तों, मातृ धन ऋणाम, ऋणाम, तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों, मातृणाम, मातृ ऋणाम, मातृणाम हो जाएगा। तो ये ऋणाम मातृणाम में भी गुण संधि है। अगला हम लोग पढ़ते हैं घा, घा खा वाले में देखिए तो सदैव, सदैव में क्या लगा है, आप देखें सदा, इसका अगर आप संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों, सदा ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, सदा धन एव, सदा धन एव मिल के क्या बना है दोस्तों, आ और ए, आ और ए मिलके बड़ा आय बन गया है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, तो इसमें हो जाएगी वृद्धि संधि। दीर्घ संधि हम लोगों ने पढ़ा जिसमें बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ और री बन जाता है। और अब जब हम लोग पढ़ते हैं वृद्धि संधि की बात करते हैं, दीर्घ के बाद वृद्धि संधि, तो इसमें क्या क्या बनता है दोस्तों। वृद्धि संधि में जब भी आप ध्यान दीजिएगा, आय ए और आओ, याद रखिए दोस्तों, इसमें
अय, जब भी अय बने वहाँ पे अय और औ की बात हो वहाँ पे वृद्धि संधि हो जाती है। चलिए दोस्तों अगला हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं। अगला हम लोग जो ध्यान से देखते हैं सदानंद। याद रखिए दोस्तों, सदा धन नंद, सदानंद, इसमें हो जाएगा सत धन आनंद। आप याद रखिए दोस्तों सदानंद में कौन सा संधि हो जाएगी? सत। साथियों बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सत धन आनंद। सत धन आनंद जब हम लोग पढ़ते हैं सत धन आनंद में, तो दोस्तों इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सतानंद में व्यंजन संधि हो जाएगा, सदानंद में व्यंजन संधि। याद रखिए साथियों, व्यंजन संधि। और जब गुण संधि की हम लोग बात करते हैं दोस्तों, किसमें गुण संधि है? तो विकल्प नंबर चौथा, परमेश्वर में गुण संधि है। और परमेश्वर की आप पढ़ेंगे दोस्तों तो परम धन ईश्वर। याद रखिए साथियों, परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर मिलके परमेश्वर बना है दोस्तों। जैसे इसमें अगर आप याद रखें इसमें क्या क्या बनता है, आप याद रखें साथियों, गुण संधि में क्या क्या बनता है? तो गुण संधि में ए बन जाएगा, ओ बन जाएगा और आर बन जाएगा। अगर ऐसे कभी शब्द आए तो वहाँ पे गुण संधि होता है दोस्तों। जैसे सूर्योदय है, याद है सूर्योदय है, देवर्षि है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्योदय और देवर्षि पे भी लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। गुण संधि आप याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझाए जा रहे हैं, आप ध्यान से पढ़िए दोस्तों तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुब्रीहि समास किसमें नहीं है? याद रखो साथियों, बहुब्रीहि समास किसमें नहीं है? समास के बारे में हर बार इसमें हर वीडियो में क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, वीडियो आप पूरा देखिए दोस्तों। बहुब्रीहि में समास किसमें नहीं है? तो का आप याद रखें दोस्तों, तो इसमें विकल्प 15 वाले में सही हो जाएगा। घा इसमें गलत है दोस्तों। नवरत्न, नवरत्न में बहुब्रीहि समास नहीं है। त्रिनेत्र अगर आप पढ़ते हैं किसे कहा जाता है दोस्तों? त्रिनेत्र, तीन नेत्र जिसके हों, अर्थात भगवान शंकर जी। याद रखें साथियों, शंकर जी में ही त्रिनेत्र उनको कहा जाता है, आप याद रखें दोस्तों। लंबोदर याद रखें, जिसका लंबा उदर हो, पेट जिसका लंबा हो, तो आप याद रखें दोस्तों भगवान गणेश को लंबोदर कहा जाता है। इसमें बहुब्रीहि समास का ही मतलब होता है दोस्तों कि जो दिया हो उसका अलग शब्द उसका अर्थ निकल रहा हो, तब उसी को बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जैसे गिरधर आप याद रखें दोस्तों, गिरधर से किसका शब्द निकल रहा है? आप समझ गए होंगे, गिरधर का मतलब होता है गिर मतलब पर्वत को धारण करने वाला। जैसे श्री कृष्ण को ही हम लोग गिरधर कहते हैं, इस बात का भी आप याद रखें दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी बहुब्रीहि समास पर, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, इस पर क्वेश्चन लगातार बनते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अधि उपसर्ग किसमें नहीं लगा है? याद रखिए साथियों, उपसर्ग जब शब्द के पहले जो लगा होता है उसी को उपसर्ग कहा जाता है। तो आप पहला देखें, का में आपको सीधे सीधे दिख रहा है दोस्तों अधिकार, इसमें लगा हुआ है। अध्यक्ष, याद रखिए दोस्तों ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, अध्यक्ष और अध्यात्म, इन दोनों में भी अधि लगा है, इसीलिए इसको हमने डाल रखा है कि अधि आप अच्छे से समझ जाएं कि जरूरी नहीं है कि अधि डायरेक्ट आपको दिखे, अध्यक्ष में भी अधि है, अध्यात्म में भी अधि है। और अगर हम लोग चौथा वाला विकल्प इसमें गलत है दोस्तों, इसमें अधि नहीं है, इसमें अभी है। याद रखें दोस्तों, इसमें अभी उपसर्ग लगा है, तो आप शब्द के पहले को उपसर्ग होता है। इसके आगे हम प्रत्यय को पढ़ लेते हैं साथियों। लास्ट में जब शब्द के लास्ट में चीज़ें लगी होती हैं तो उनको प्रत्यय कहा जाता है। तो इसमें आप पढ़ लें दोस्तों, रा प्रत्यय की बात किया गया है, तो रा प्रत्यय इसमें किसमें नहीं लगा है? तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों, रा प्रत्यय आप देखिए नीर में सही है दोस्तों, लगा है, क्षीर में भी सही है, जोकर में भी सही है, मिलनसार में आप याद रखें साथियों ये गलत विकल्प है, इसी वाला विकल्प सही है चौथा वाला, इसमें सार लगा है, लास्ट में सार प्रत्यय लगा है, बाकी सब क्वेश्चन सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड बनाए गए हैं दोस्तों, एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आप पढ़ें सही वाक्य है, याद रखें, पढ़ें दोस्तों, ध्यान से पढ़ें सही वाक्य कौन सा है। उसके प्राण पखेरु चले गए और राकेश नया पोशाक पहन कर गया। तो पहले वाले में आप ध्यान दें दोस्तों, इसमें उसके प्राण पखेरु चले गए, तो इसमें पहले वाले में विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, चले गए नहीं होता है दोस्तों, उड़ गए, तो इसमें विकल्प पहले वाले में
चले गए, ये क्वेश्चन गलत है। ये चले नहीं हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे उड़ गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राकेश नया पोशाक पहन कर गया, तो इसमें नया दोस्तों देखिए ध्यान से पढ़िएगा, नया इसमें गलत है। राकेश नया नहीं होता है, हमेशा नई होता है। याद रखिए दोस्तों, राकेश ने नई पोशाक पहन कर गया है। अब दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतर है, तो याद रखिए दोस्तों, दोनों चोटियों में से कौन सा उच्चतर है, तो इसमें विकल्प गा वाला इसमें सही हो जाएगा। ये वाक्य सही है दोस्तों, उच्चतर है। उच्चतम कभी नहीं होता है, उच्चतर याद रखिएगा दोस्तों, तुलना की बात की गई है। उच्चतम मतलब सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। और गा वाला आप ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या गलत है, वह बिलाप करके रोने लगा, तो रोने लगा एक साथ नहीं होगा, वह बिलाप करने लगा या वह रोने लगा, इन दोनों में एक ही शब्द सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला हम लोग इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं दोस्तों। अगला हम लोग इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं साथियों। 19वें वाले विकल्प प्रश्न को पढ़ें। दिया गया है कौन सा शब्द सही है, पढ़ें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द सही है। तो आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। याद रखें साथियों, जब विवाह नहीं हो जाता है तब हम लोग सौभाग्यवती शब्द का प्रयोग करते हैं, नहीं तो आप इसमें सौभाग्यवती शब्द गलत है दोस्तों। कन्या का विवाह होने से पहले आयुष्मती का प्रयोग हो जाता है साथियों, याद रखें इस स्थान पर आयुष्मती का प्रयोग होगा, ये क्वेश्चन गलत है। राधा एक विधवा स्त्री है, याद रखें दोस्तों, विधवा और स्त्री एक साथ नहीं प्रयोग हो सकते हैं, ये भी गलत है। विधवा और स्त्री इसमें गलत है, या तो आप विधवा कहिए या राधा एक स्त्री है एक कहिए, एक साथ ये दोनों प्रयोग नहीं होंगे। अनेक स्त्री पुरुष उसे देखने गए, तो 19वें वाले में यही विकल्प सही हो जाएगा। अनेकों कहीं लगा हो तो वो गलत रहेगा दोस्तों, अनेक स्त्री पुरुष उसे देखने गए। मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा, याद रखें साथियों, इसमें विकल्प में कौन सा गलत है, तो इसमें विकल्प में प्रतीक्षा गलत है। प्रतीक्षा इस तरह नहीं लिखा जाता है दोस्तों, याद रखें साथियों, प्रतीक्षा होता है, प्रतीक्षा नहीं होता है, आप याद रखें। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे 19 दोस्तों। आगे हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा ध्यान से, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है जिसको हमने इस वीडियो में डाल रखा है दोस्तों। ऐसे ही सीरीज के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है, ध्यान दे दीजिए दोस्तों, 3 वाच्य होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसमें आप देखें, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं दोस्तों, ये कर्मवाच्य है। इसमें कौन सा वाच्य है दोस्तों, कर्मवाच्य है। मोहन आज घर गया, इसमें भी कर्मवाच्य है। रचना द्वारा कविता रची जाती है, याद रखें दोस्तों, इसमें कर्मवाच्य है। कर्तवाच्य और कर्मवाच्य, इसमें कर्तवाच्य है, दोनों में कर्मवाच्य है। नीचे चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें भाववाच्य है। सर्दी में उससे खेला नहीं जाता, ये भाववाच्य है। उससे खाया नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, जब भी ऐसे शब्द आए, चला नहीं जाता, इन सारी चीज़ों में भाववाच्य होता है। तो ये रहे महत्वपूर्ण दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिनको बहुत पूर्ण व्याख्या के साथ आपको पढ़ाया गया। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम दिखे या कोई समस्या आपको दिखे तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको हिंदी में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं दोस्तों।